अरे आप सुनिए तो सुनिए, अम्बेडकर जी ने जो अरे आप सुनिए तो जमीनी हकीकत होनी चाहिए। आप सुनिए साहब। महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया। आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू है। जयराम जी, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं कोई पता नहीं आप मछली खाते हैं कि नहीं? नहीं, मैं खाता, मैं वेजिटेरियन हूँ। बहुत अच्छा। माननीय सदस्य मछली खाते हैं, इनको पता होगा। अब जहां तक फिश मार्केटिंग का सवाल है, गिरिराज जी भी खाते हैं लेकिन वो खिलाते नहीं है। किस सांसद ने लोकसभा में फेमस यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया का मामला उठाया? संविधान की जो प्रतियां मार्केट में मिल रही हैं वो असली नहीं हैं? क्या संविधान की इन प्रतियों से किसी ने छेड़छाड़ की है? आज ये मसला राज्यसभा में उठा और जब उठा तो राज्यसभा के सभापति, नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन आपस में भिड़ गए। इस बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हिल्सा, रेहू, कतला सहित दूसरी मछलियों का जिक्र क्यों हुआ और किसने कहा कि बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह मछली खाते तो हैं लेकिन खिलाते नहीं, इसके बारे में भी बात होगी। बजट पर बोलते हुए अखिलेश महाकुंभ और पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा पर क्या बोल गए? संसद के गर्भ से निकले इन सभी सवालों के जवाब और आज के संसद का पूरा हाल आपको बताएंगे। आपको करना यह है कि आखिर तक साथ बने रहिए। ग्यारह फरवरी 2025 संसद के बजट सत्र का 8वां दिन। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला आसन पर पहुंचे। रोज की ही तरह सदस्यों ने अपनी जगह से खड़े होकर सभापति और स्पीकर का अभिवादन किया। लोकसभा में कार्यवाही श्री अब्दुल रहीम अब्दुल्ला जी के स्वागत से हुई और इसके बाद शुरू हुआ प्रश्नकाल। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी अपने सवाल के साथ खड़े हुए और अगले कुछ मिनटों तक लोकसभा का फ्लोर सवाल जवाब के साथ अलग अलग तरह की मछलियों के जिक्र से गुलजार हो गया। देखिए, ये राष्ट्र हित का एक बड़ा प्रश्न है और हर प्रश्न ही राष्ट्रीय हित का होता है। महोदय, पता नहीं आप मछली खाते हैं कि नहीं? नहीं, मैं खाता, मैं वेजिटेरियन हूँ। बहुत अच्छा। महोदय, लेकिन भारत के 140 करोड़ जनता में से 95 करोड़ जनता आज मछली खाती है और ये शायद आंकड़ा बहुतों को पता ना हो, इसलिए मैंने समझा कि इस देश में, लेकिन खासियत यह है कि 1 करोड़ लोग जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, मछुआरे, हमारे ग्रामीण मछुआरे जुड़े हैं, वो 95 करोड़ लोगों को मछली खिलाते हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 1 करोड़ लोग 95 करोड़ लोगों को मछली खिलाते हैं। महोदय, आज पूरे भारत में जो हमने कहा लगभग 88 लाख जो हमारे स्टैंडिंग कमेटी के प्रतिवेदन में था, जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, उसमें तेलंगाना में 10 लाख लोग हैं, ओडिशा में 8 लाख मछुआरे हैं और कर्नाटक में 6 है। लेकिन अगर भारत में सबसे ज्यादा मछुआरे अगर कहीं हैं, और मैं फिर से दोहराना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़ा शायद सदन के पास संज्ञान में ना हो, अगर सबसे ज्यादा मछुआरे अगर किसी इस व्यवसाय में जुड़े हैं तो वो बिहार में है और 80 लाख लोगों में 40 लाख मछुआरे इस व्यवसाय से बिहार में जुड़े हैं। महोदय, इनलैंड वाटरवेज की बात मैं कर रहा हूं, जो नदियों से, तालाब से, पोखर से, चौर से जहां मछली लेते हैं। आपके यहां भी चंबल से भी मछली निकलता है महोदय, वहां भी बहुत अच्छा मछली है। मुझे जानकारी नहीं। रखना चाहिए ना, मछुआरों के लिए वेलफेयर कैसे करेंगे आप महोदय? और दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा 2014 से लेकर के 2025 तक, माननीय सदस्य जरा एक मिनट, 2025 तक भारत की सरकार ने जो काम किया है, इनलैंड वाटरवेज से इनलैंड फिशिंग जो था वो 46 लाख टन था, आज भारत में
नदियों से, तालाब से, और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो बढ़कर के 1,31,00,000 टन बढ़ के आ गया है, जो अपने आप में 100% से ज्यादा ग्रोथ है। ये अपने आप में कैसे आंकड़े महोदय। लेकिन बिहार में जहां 40 लाख लोग लगे हैं, उनके लिए एक योजना आया था न्यूट्रिशन का और उनके पैसे देने का, उनको खास करके उस सीजन में जब मछुआरों को काम नहीं करने दिया जाता है, नदी में मछली मारने नहीं दिया जाता है, या उस सीजन में ब्रीडिंग होता है, और उसके लिए भारत की सरकार और राज्य सरकार को भी उसमें जोड़ना है। 4,000 रुपये दिए जाने इन मछुआरों को, और बिहार में 40 लाख ऐसे मछुआरे। लेकिन पता नहीं किन कारणों से बिहार में 2023-25 में, और ये आप स्वयं उत्तर देखना चाहेंगे एनेक्सर 1 में, 23-24 में माननीय मंत्री जी भी इस कार्य में नए आए हैं और अपने प्रश्न ये है कि बिहार में 23-24 में भी शून्य रहा, 24-25 में भी शून्य रहा, और 22-23 में भी शून्य रहा। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार जिसका इतना महत्वपूर्ण भूमिका है, और आप इस काम में बहुत रुचि ले रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री ने भी बहुत अच्छा काम किया है, बिहार में भी वो 8 लाख से बढ़कर के 14 लाख टन तक चला गया है, वो भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि बिहार के मछुआरों को जो ये लाभ मिलना चाहिए था, किन कारण से बिहार को मछुआरों को ये लाभ नहीं मिल पाया है? माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान लेते हुए अगर कोई रास्ता ढूंढना चाहें, बताना चाहें, तो मैं बड़ा आभारी रहूंगा। यार इतना अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा बहुत ठीक कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी, तब से मछली के उत्पादन देश में इतना बढ़ा कि लगभग 126% की वृद्धि हुई है मछली के उत्पादन में। और आज हमारा देश विश्व में मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर खड़ा है। महोदय 2013-14 में 95.7 लाख टन मछली का उत्पादन इस देश में होता था, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद शासन में आने के बाद बढ़कर 23-24 में 184.02 लाख टन मछली का उत्पादन हो गया। उसमें सही बात है, माननीय सदस्य ने जो कहा वो सही बात है कि इस पूरे मछली उत्पादन में जो इनलैंड फिशिंग है, जो अंतर्देशीय मछली उत्पादन है, उसका वृद्धि 126% है, और 13-14 में मात्र 61.36 लाख टन था, जो अब 23-24 में बढ़कर 139.07 लाख टन हो गया है। तो ये वृद्धि जो है इनलैंड फिशिंग का शेयर बहुत बड़ा है मछली के उत्पादन में। अब जहां तक माननीय सदस्य ने ये पूछा है कि जो बैन पीरियड होता है 3 महीने लगभग मछली के उत्पादन के लिए बैन होता है और मछली उत्पादन नहीं हो पाता है, ब्रीडिंग पीरियड होता है। उसमें जो सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की 1500 रुपए की हिस्सेदारी है, 3000 रुपए, और 1500 रुपए लाभार्थी का योगदान होता है, और टोटल 4500 रुपए को हम लोग 3 महीने में, जो 3 महीने प्रतिबंधित समय होता है, उस 3 महीने के अंदर 1500 रुपए प्रति माह के दर से हम लोग उनको जीवन भरण पोषण के लिए उपलब्ध कराते हैं। अब कई बार लाभार्थी का भी शेयर नहीं मिलता है, कहीं राज्य सरकार का शेयर नहीं मिलता है, तो उसके कारण इसके साइकिल में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन हम लोग उसको देखेंगे कि वो परेशानी नहीं होगी। माननीय सदस्य महोदय, मंत्री जी उत्तर देते हुए मेरा उत्तर नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं कि कठिनाई है कि बिहार में हम सब लोग एक ही दल से हैं और इनका बड़ा योगदान है, और बहुत सुलझे हुए माननीय मंत्री जी है, कोई ऐसा नहीं है, इसलिए सुलझा हुआ जवाब है, लेकिन उत्तर अनुत्तर हो गया मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, कोई नहीं। ये महोदय इनका थोड़ी ना इसमें रोल है, ये तो राज्य सरकार को देखना है। अब इसमें एक कंपोनेंट है 1500, वो बेचारा किसान को अगर 1500 देना ही हो तो 3000 में 1500 कम हो गया, तो योजना में सुधार कीजिए। मेरा दूसरा प्रश्न महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने, जब आपको याद होगा कोविड में उन्होंने
आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की और बड़ी घोषणा की और बड़ी योजनाएं लागू हुई और बहुत कामयाब योजनाएं लागू हुई। और उसमें मत्स्य संपदा योजना, माननीय प्रधानमंत्री ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उस दौरान एक बड़ा संवेदनशील कदम उठाया और मछुआरों के लिए उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ ब्लू रेवोल्यूशन की बात कही, जो अपने आप में बहुत उचित था। और 2020 से लेकर 2025 तक उन्होंने 20,500 करोड़ रुपया आवंटन किया। महोदय, ये अपने आप में आंकड़े बड़े हैं और उसमें आंध्र प्रदेश विकसित राज्य है, सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन आज वहीं होता है। वहां उन लोगों ने मछुआरों के लिए स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मार्केट, अब बिहार जहां 40 लाख लोग काम कर रहे हैं, हमारे यहां आंध्र प्रदेश में लगभग 150 फिश मार्केटिंग सेंटर है, कंप्यूटराइज्ड है, उसके लिए व्यवस्था है, एयर कंडीशनिंग है, लॉजिस्टिक्स है। बिहार में शायद एक है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि बिहार हम सब लोगों के लिए इतना प्रिय है, बिहार हमारी माटी, और मैं उसी राज्य का हूं और जहां 7 बार पार्लियामेंट में आने का मुझे मौका मिला, 1 बार विधानसभा में रहने का मौका मिला, तो उस राज्य के लिए हम आज राज्य और बजट में भी माननीय मंत्री जी ने और सबने इतना पैसा, मेरा एक सवाल माननीय मंत्री जी से यही है कि बिहार के संरचना के सुधार के लिए, और खास करके आप दरभंगा में जाएंगे, मधुबनी में जाएंगे, सहरसा में जाएंगे, सुपौल में आएंगे, छपरा में आएंगे, मछली का जो बाजार है वो छोटा छोटा है और इसलिए आंध्र प्रदेश से कर्नाटक में और बिहार के लोग रेहू बहुत खाते हैं, कतला बहुत खाते हैं, नैनी बहुत खाते हैं, वो बाहर से आता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यही माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बिहार के मछली के संरचना को बढ़ाने के लिए आप ये 20,500 करोड़ रुपया जो भारत सरकार का है, आप क्या कदम उठाना चाहेंगे कि बिहार के मछुआरों को सीधे तौर पर लाभ हो सके? भाई इतने अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा, बिहार में मछली का उत्पादन 2005 के बाद जब बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद से बिहार में मछली के उत्पादन में लॉन्ग जंप हुआ है, काफी उछाल है। पहले बिहार के मछली बाजार में बिहार के मछली की बिक्री 10% थी। अब आज की तारीख में बिहार से उत्पादित मछली 90% बिहार के मार्केट में उपलब्ध है। माननीय सदस्य मछली खाते हैं, इनको पता होगा। अब जहां तक फिश मार्केटिंग का सवाल है, गिरिराज जी भी खाते हैं लेकिन वो खिलाते नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य ने कहा कि बिहार में मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो सुदृढ़ करने के लिए वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो केंद्र की सरकार ने जो स्वीकृति दी है, 91.906 करोड़ के परिव्यय से 1708 यूनिट्स परिवहन सुविधाओं की स्वीकृति वहां दी गई है, जिसमें रेफ्रिजरेटेड वाहन, इंसुलेटेड वाहन, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स हैं, 52 कोल्ड स्टोरेज, 1 होलसेल फिश मार्केट, 90 फिश कियोस्क, ई ट्रेडिंग और ई मार्केटिंग के लिए आई प्लेटफॉर्म की भी स्थापना वहां की गई। मुझे मालूम है कि थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन क्या किया जाए, पूरा माहौल दिखाने के लिए जरूरी था। लोकसभा में जहां मछली उत्पादन और उसके रख रखाव पर चर्चा हो रही थी, शांति से हंसी मजाक भी हो रहा था, वहीं राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष संविधान की मूल प्रति से छेड़छाड़ को लेकर आपस में भिड़ा हुआ था। हुआ ये कि राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल संविधान की प्रतियों से इलस्ट्रेशन हटाए जाने का मुद्दा लेकर के आए। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत के संविधान की जो मूल प्रति है, जिस पर संविधान निर्माताओं के हस्ताक्षर किए गए हैं, उसका अभिन्न अंग है, इसे किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकता है। संविधान के जिक्र पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्ति जताई, जिसके बाद माहौल गरमा गया। प्लीज आप पेशेंटली नहीं, आप तो जो डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर जो व्याख्यान हुआ,
मैं समझता हूँ साहब ये अनावश्यक इसको उठा रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कानून बनाया यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं और उसको कंट्रोवर्सी में लाकर ये कहना चाहते हैं माननीय वहाँ पर कृष्ण जी अंबेडकर जी की भावना को परिभाषित किया जा रहा है। अरे आप सुनिए तो सुनिए, अंबेडकर जी ने जो अरे आप सुनिए तो जमीनी हकीकत होनी चाहिए। आप सुनिए साहब, आप सुनिए, आश्चर्य है। नो आप सुनिए, इतनी ऐसा नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप सर। जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर भी जिंदा थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। तो उसमें कोई बदलाव उस वक्त आपको नहीं दिखा। और आपके जो मुखर्जी हैं वो भी थे, लेकिन आज आप नए नए शब्द ला रहे। कोई विक्रमादित्य की फोटो बोल रहा है, कोई कृष्ण की बोल रहा है। वो कहाँ है संविधान में? मुझे बताइए। मैं भी संविधान देखा हूँ, पढ़ा हूँ, जो कुछ समझ में आता। आप तो एडवोकेट है साहब, मैं बताता हूँ। आप कभी देखे संविधान में कुछ बदलाव हुआ है? मैं बताता हूँ। और जो भी हुआ है वो कंसेंट से हुआ है, सदन के कंसेंट से हुआ है। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, ये ठीक नहीं। आप अलाउ करके ये बात इसको बढ़ाना सदस्यगण तो कंट्रोवर्सी करना, अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश करना बिल्कुल गलत है। माननीय सदस्यगण, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भारी अपमान होगा यदि अगर जो संविधान की प्रतिलिपि पर दस्तखत में है वो प्रसारित न की जाए। सदन के नेता। सर, आदरणीय सभापति जी, जो विषय हमारे सदस्य राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने 0 आवर में उठाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सर बिल्कुल गलत मुद्दा उठाया है। जयराम जी, मैं बोल रहा हूँ, आप बैठ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। महत्वपूर्ण मुद्दा इस तरीके से है कि उन्होंने जो कहा कि संविधान की जो मूल प्रति है, उस मूल प्रति में बहुत से इलस्ट्रेशंस हैं और वो इलस्ट्रेशंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है। वर्तमान में जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी पब्लिश हो रही है उसमें वो इलस्ट्रेशंस नहीं है। आपके स्क्रीन पर देखे नहीं है, उसमें वो इलस्ट्रेशंस नहीं। आपको जयराम जी, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं कोई माननीय प्रतिपक्ष, माननीय सदन के नेताजी, जयराम जी को गुस्सा क्यों आ रहा है यह भारत का स्वास्थ्य मंत्री बताएगा। ये आपकी जिम्मेवारी है। ये देखिए, ये मूल प्रति है, इसमें पूरा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये बता रहा है। इस गर्मा गर्मी वाले माहौल के बाद राज्यसभा से विपक्ष के सांसद, खासकर कांग्रेसी सांसद वॉकआउट कर गए, जिस पर सभापति ने दुख भी जताया। ये तो हुई राज्यसभा की बात। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान ठाणे के शिवसेना सांसद नरेश गणपत ने रणवीर अलाहाबादिया का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। हालांकि ये मामला थोड़ा अलग है, ओटीटी का मामला नहीं है। शून्यकाल और प्रश्नकाल के बाद संसद के दोनों सदनों में बजट पर चर्चा शुरू हुई,
लोकसभा में इस चर्चा के दौरान सपा सांसद अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरा और महाकुंभ की वजह से लगे जाम का जिक्र किया, जिस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आपत्ति दर्ज कराई। सभापति महोदय, जैसे ही बजट आया हम लोगों ने वो तस्वीरें देखी हैं। वो जो तस्वीरों में दिख रहा है, इधर हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां, क्या सभापति महोदय 10 बजट इस देश के लिए इसलिए बनाए गए थे कि जब 11वां बजट आएगा तो पूरा देश और पूरी दुनिया ये देखेगी कि भारत के लोग हथकड़ी लगा करके और बेड़ियों को लगा करके भारत लौटाए गए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका जा रहे हैं तो पिछली बार हीरा लेकर के गए थे, इस बार सोने की जंजीर ले जाइएगा। जंजीर देखकर शायद उन्हें कोई और जंजीर याद आ जाए। और हो सभापति महोदय, हो सके तो कुछ बच्चे और महिलाओं को अपने साथ तो नहीं, किसी और जहाज में साथ लेते आएगा। वो जहाज भी तो भारत का ही होगा। इतना हक तो उनका बनता ही है कि कम से कम दूसरों की ठगी से शिकार कुछ लोग तो बाइज्जत देश लौट सकें। वैसे सवाल ये भी है कि आपके रहते ऐसी ठगी कैसे फल फूल रही है। और सभापति महोदय, इस ठगी से सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कहीं के लोग हैं तो वो गुजरात के प्रभावित लोग हैं। क्या यही सभापति हमारे विकसित भारत की तस्वीर है? यादव जी, आप सीनियर मेंबर हैं। सभापति पार्लियामेंट्री वर्ड जो आप बोलते हैं थोड़ा सा सोच समझ के बोलिएगा। ये ठगी वर्ड जो है थोड़ा सा इसको हटा दीजिएगा। सभापति महोदय, एक दूसरी तस्वीर में हम लोगों ने देखी, महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया। 144 साल। सभापति महोदय, बोलने दीजिए। सभापति महोदय, कुछ पॉइंट रेज करा। सभापति महोदय, ये एक मिनट रुकिए, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, एस्ट्रोनॉम, एक मिनट प्लीज, ऑनरेबल मेंबर प्लीज, यादव जी एक मिनट प्लीज, आप बैठे। सभापति महोदय, यादव जी आप बैठे, एक मिनट आप बोलिए। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, पूरे कांग्रेस के। I got the point, देख लेंगे सर, देख लेंगे इसको। I will see, please be seated, आप लोग बैठिए, हम देख लेंगे, सभापति महोदय, हम देख लेंगे, आप बैठिए प्लीज, आप बोलिए, हम देख लेंगे। गौरव जी बोला है ना, प्लीज आप लोग बैठिए, बोलने दीजिए, नेता को बोलने दीजिए, माननीय नेताजी को बोलने दीजिए। वो महाकुंभ की तस्वीर, क्या हो रहा है? ये भड़काना चाहते हैं, ये भड़काना चाहते हैं। सभापति महोदय, ध्यान भड़काना चाहते हैं। एक मिनट, कोई भी ऐसा स्नान करके नहीं आए हो, कोई भी आस्था के विरोध में बोला, आपको कोई उसको हटा अधिकार दीजिएगा। नहीं बनता है, आप स्नान करके नहीं आए हो। आपने स्नान नहीं किया कुंभ में। बोल दिया मैंने, सभापति महोदय, बोल दिया प्लीज, आप हटा दिया जाएगा उसे। सभापति महोदय, इन्होंने कुंभ में स्नान नहीं किया। आप इधर देखिए, शहर पर देखिए, उधर मत देखिए, शहर को संबोधन कीजिए। अगर फोटो आई होती तो मैं जैकेट वाली भी फोटो देख लेता। आपका कोई गलत फोटो दिखा है, सभापति महोदय, ऐसा लग रहा है। विकसित भारत की जो दूसरी तस्वीर देखी जी, वो तस्वीर न केवल हम लोगों को दुख पहुंचाती है, बल्कि तमाम वो सनातन को स्वीकार करने वाले लोग, उनको दुख पहुंचाया होगा। सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए, न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय,
उन्हें 2-2 मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। सभापति, इसके साथ साथ इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो इतने दिनों बाद इनके संगठन के लोगों की अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए और लोगों को सुविधा दें, परेशानी दें। ये बात तब सभापति आई है जब लोग दुख, तकलीफ, परेशानी की वजह से इनके खिलाफ चिल्लाने लगे, इनके खिलाफ बोलने लगे। सभापति महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में यह कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सबके सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको? जमीन की समस्याएं न दिखती हों। राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले के बयान पर हंगामा हो गया। बजट पर चर्चा के दौरान साकेत गोखले ने आयकर से लेकर हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी लगाने को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने साकेत गोखले की भाषा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कई जगह असंसदीय भाषा का उपयोग किया गया है। आसन से पी विल्सन ने कहा कि चीटिंग शब्द असंसदीय है, इसे संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। Instead of the license Raj, today we have the GST Raj. Companies across India live in the dread of the GST inspector, who will find the smallest violation and will then extort huge fines from them. The purpose of this extortion from corporates is to encourage them to quietly donate crores. I am not yielding, sir. I am not yielding. I'm sorry, I'm not yielding. Sir, he can have his chance later. I said I'm not yielding. No, I'm not yielding, sir. I'm categorically not yielding. I'm categorically not yielding. Sir, no need to get insecure, Mr. Nadda. You will have your chance. I request you, Mr. Nadda, this is not going to help you win elections. Which are unparliamentary. Mr. Nadda, this is not going to help you win elections. He should have at least the decency of having a better defense. Absolutely. I'm sorry to say that the standard of debate has been reduced to Vice Chairman. I'm not yielding. The expression and the words which are being used, my time is not being unparliamentary. I will request to you, my time is not being advise the member to use the words, to use the parliamentary words. Number one, time is number two. Remove all the unparliamentary words used by the member. In this, yes, sir, we will consider that. Sir, go ahead, sir. Please go ahead. I lost a minute of my time, sir. No, that be given to us. Finish. Please finish. Sir, it's okay. It's all right. It's all right. Mr. Nadda, Sir, no, please. Sir, the Honorable Leader of the House is understandably insecure of the 26th election in West Bengal. Yes, the frustration is coming out, but that's okay. Mamata Banerjee is going to win again. शाम करीब 6 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पर हो रही चर्चा का जवाब देने के लिए खड़ी हुई। वित्त मंत्री ने वैश्विक अनिश्चितताओं और मिडिल ईस्ट से लेकर यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया और कहा कि ऐसे अनिश्चितताओं के वातावरण में यह बजट आया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को विकसित भारत बनाने की चुनौतियों को संबोधित किया गया है। सरकार ने इन चुनौतियों को संबोधित किया है, ऐसा वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा। इस बजट का उद्देश्य एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ ही अन्नदाता, गरीब, नारी, महिलाएं और युवा को फोकस में रखकर बनाया गया है इस बजट को, ऐसा वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा। आपको फिर कुल मिलाकर के संसद के अंदर मोटा मोटी आज इतना ही हुआ। दोनों ही सदनों में अच्छी खासी चर्चा हुई बजट पर। बजट पर चर्चा से पहले हमने आपको बताया कि राज्यसभा में संविधान की मूल प्रति को लेकर के थोड़ा हंगामा हुआ और हंगामे के बाद जो नेता प्रतिपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया।
वॉकआउट करने के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घटना को लेकर के, इस वाक्यों को लेकर के एक लंबा पोस्ट लिखा। वो पोस्ट आपकी स्क्रीन पर है। इस पोस्ट में उन्होंने विस्तार से बताया कि जो कलाकृतियां बनी वो कैसे बनी, जब बनी उसके दौरान उस समय के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, ये सब आपके स्क्रीन पर है। तो कुल मिलाकर के आज लोकसभा और राज्यसभा में बजट पर चर्चा हुई। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट का जवाब दिया। प्रश्नकाल के दौरान क्या हुआ वो हमने आपको बताया। शून्यकाल के दौरान कौन से मुद्दे उठाए गए ये भी आपको बताया। हमारे इस रिपोर्ट, हमारे शो संसद रिपोर्ट का यही मकसद है कि आप भले दिन भर संसद की कार्यवाही नहीं देख सकें, लेकिन शाम में आधा घंटा देखकर आपको पता चल जाए कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हमारे सांसदों ने आज क्या काम किया, कितना काम किया। तो आज की संसद रिपोर्ट में इतना ही। हमारी इस कोशिश के बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में आपको क्या कुछ कहना है कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स का, आपकी राय का हमेशा इंतजार रहता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।